नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई से हमारे मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को राहत के बजाय आफत झेलनी पड़ रही है। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद सोमवार से डिब्बा बंद या पैकेट बंद और लेबल युक्त फ्रोजन को छोड़कर मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, दूध, दही, चावल, आटा समेत घूमना फिरना काफ़ी महंगा हो गया है। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर 5% जीएसटी देना होगा। इस तरह अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये से अधिक के किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अगर 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों में आप रहते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी जो गांव गली से आते हैं वो रेलवे और बस स्टेशन के आसपास के कमरों में टिकते हैं, उनका किराया 1,000 से काफ़ी नीचे होता है, उन पर भी अब टैक्स का शिकंजा कस दिया गया है। 12% जीएसटी उन्हें देनी होगी। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता था, जैसा हमने बताया। मुरमुरे, वो आप जब सिनेमा हॉल में जाते हैं ना तो वो 300-400 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये का पूरा भर के दिया जाता है। वो मक्का के मुरमुरे, उन पर भी 5% जीएसटी लगाया जा रहा है। ऑलरेडी पहले से काफ़ी ये महंगे मिलते थे होटल, मॉल और सिनेमा घरों में। इसी प्रकार टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर भी 18% टैक्स देना होगा। एटलस, नक्शे तथा जो बच्चे चार्ट बनाते हैं प्रयोग के लिए, चाहे बायोलॉजी के छात्र हों या भूगोल के छात्र, उन पर भी 12% जीएसटी लगेगा। प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू, पेंसिल भी है, शार्पनर यानी जो कटर जिसको हम लोग बोलते हैं, बचपन में पेंसिल छीलते थे, एलईडी लैंप माफ कीजिएगा, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर भी कर की दरें अब बढ़ाकर 18% कर दी गई हैं। सौर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 5% कर लगता था। खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर पूर्व की भांति जीएसटी जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर इतनी जो पूरा ये कथा प्रसंग जीएसटी का आपने सुना, समझा, और एक आम आदमी, ये जो ये बढ़ोतरी है जीएसटी में, ये एक आम आदमी, या यूं कहा जाए कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को तो ये गरीब मानकर उनको राशन देना शुरू कर दिया इस देश में, लेकिन 60 करोड़ ऐसे हैं, उसमें 1-2 करोड़ बहुत अमीर लोग मान लो, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप 55 करोड़ ही मान लो निम्न और उच्च मध्यम वर्ग के लोग। उनकी हालत बहुत पतली हो गई है। बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल, व्यापार, कारोबार, भोजन, इन सब तमाम चीज़ों पे जीएसटी का शिकंजा इस तरह कसा गया है कि आप कुछ कह नहीं सकते। तमाम नेताओं ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। राहुल गांधी का भी बयान आया है, वरुण गांधी का भी बयान आया है, लेकिन आज मंथन में हम इस विषय को रखते हुए एक्सपर्ट से बात करेंगे, एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, व्यापारी नेताओं से भी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये राहत है, क्योंकि कुछ चीज़ों पर राहत की बात की गई है, तो ये राहत है या जो निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग पर आफत है। हमारा जैसे कि मंथन का आज विषय है कि राहत नहीं आहत। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज संसद, लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर। संसद
कि कार्रवाई भी कुछ देर के लिए बाधित रही, हल्ला गुल्ला चलता रहा। संसद को भी विपक्षी दलों ने बाधित करने की कोशिश की। कुल मिलाकर ये मसला सीधे आम आदमी से जुड़ा है। और अब तो इस बार तुम अब आदमी खाए क्या? जो गरीब आदमी, जो 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 स्टूडेंट है, जो बाहर रहकर पढ़ाई करता है या जो कहीं संघर्ष कर रहा है, करियर की तलाश कर रहा है, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, छोटे बड़े बड़े शहरों में जो जा रहा है, गरीब का बेटा गांव गली से जाने वाला आदमी की नौकरी की तलाश कर रहा है, अपने करियर की तलाश में वो निकला है, वो एक दही का पैकेट और 4 रोटी उसने ले ली, जरा सा नमक डालकर खा लिया, 1 जून का पेट भर गया। ऐसे लोगों के पेट पर एक कुठाराघात माना जा रहा है, उनके मंसूबों पर यह कुठाराघात है। और यही नहीं, जो आटे पर मुझे लगता है कि पहली बार इस तरीके की स्थितियां आई, खाने पीने की चीज़ों को इस तरीके से जीएसटी के शिकंजे में कसा गया। जब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का सूत्रपात हुआ था, उस दौर से हमने व्यापारी राजनीति और जीएसटी का जो पैटर्न था उसको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। और हमने तमाम, ये बहुत अभी हाल का मसला नहीं, वर्षों इसकी चर्चाएं हुई, बैठकें हुई, और उसके बाद जीएसटी का स्वरूप आया। अब तक 300-350 संशोधन हो चुके हैं। अब ऐसा स्वरूप है कि अब मुझे नहीं लगता व्यापारी संगठन अब कोई आंदोलन भी चलाते होंगे। पहले सेल टैक्स, ट्रेड टैक्स, जब ये सब टैक्स हुआ करते थे जीएसटी से पहले, तो जरा सी अगर कहीं दाएं बाएं होती थी तो व्यापार मंडल चैन नहीं लेने देते थे, नींद हराम कर देते थे डिपार्टमेंट की और सरकारों की। लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि इधर हाल के वर्षों में व्यापारी आंदोलन निश्चित तौर पर कमजोर हुआ है। और यही वजह है कि जो इस तरीके की चीजें आम आदमी पर, क्योंकि जब आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर व्यापारी पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जब आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं होगा, वो खरीदेगा नहीं, तो व्यापारी बेचेगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बार बार ये पूरे, जब हम अगले करीब पौन घंटे तक जब हम चर्चा करेंगे इस पर, तो मुख्य विषय ही यही रहेगा कि जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उसके लिए क्या है? क्या इंजेक्शन लगाकर उसका खून चूस लिया जाएगा टैक्स के नाम पर? भाई, हमने जो अपने वरिष्ठों से सुना है, जो तमाम लोगों से सुना पढ़ा कढ़ा है, वो ये है कि टैक्स जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र जो लोग समझते हैं, उनको हमने कहते सुना है कि टैक्स उसी तरह लेना चाहिए जैसे समुद्र से 1 लोटा जल आप निकाल लीजिए तो उसमें पता भी नहीं चलता कि आपने जल निकाला है। टैक्स की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। चाणक्य ने जो अपने अर्थशास्त्र में ये टैक्स की प्रणाली को सुझाया है, और उस समय मौर्य साम्राज्य में उन्होंने लागू भी कराया होगा, मुझे पक्का यकीन है। तो इस तरीके की प्रणाली होनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब उत्तर प्रदेश और देश में नहीं थी, इस तरीके से पार्टी का फैलाव, या यूँ कहिए कि सत्ता में फैलाव नहीं था, तो व्यापारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो व्यापारी नेता भी थे, तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते थे। लेकिन सरकारें बनने के बाद व्यापारी आंदोलन का क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो जीएसटी, अब राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो इस बार ये शार्पनर में बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनकी चीज़ों में, नक्शे में, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ये भाई, ये कौन सा अर्थशास्त्र है? ये किसके लिए ये तैयार किया गया? कौन लोग ये राय दे रहे हैं? सरकार को, मंत्रियों को, कौन लोग राय दे रहे हैं? ये कौन से अर्थशास्त्री हैं, कौन से एक्सपर्ट हैं कि जनता त्राही त्राही करने लगे? अब बचा क्या है निम्न मध्यम वर्ग के पास और मध्यम वर्ग के पास? बचा क्या? आप कितनी बार टैक्स लोगे? इनकम पर टैक्स ले रहे हो, फिर हर चीज में जीएसटी ले रहे हो। कि ये कौन सी टैक्स प्रणाली, कितने स्तरों पर यह टैक्स लिया जाएगा? क्या एक जो आम आदमी कमाने खाने वाला टैक्स पेयर है, क्या वो अपनी हड्डियां दान कर दे और खुद को दधीची घोषित कर ले? क्या रास्ता है इसके अलावा? बहुत सारी चीजें
हम डिस्कस करेंगे। एक खास रिपोर्ट इस पूरे मसले पर देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई प्रोडक्ट्स को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया। जीएसटी काउंसिल ने टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो जाएंगे। अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे। आईसीयू के बाहर अस्पतालों के ऐसे कमरे जिनका एक दिन का किराया मरीज के लिए 5,000 रुपए से अधिक है, सरकार ने यहाँ भी 5% की दर से जीएसटी वसूलने का फैसला लिया है। बैंकों में भी आपकी जेब का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर अब 18% जीएसटी वसूली जाएगी। इन सभी के साथ ही स्टेशनरी के सामान के दाम भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सोलर वाटर हीटर, जिस पर पहले जीएसटी की दरें 5% थीं, अब वो दरें बढ़कर 12% हो गई हैं। इसके अलावा एलईडी लाइट्स और लैंप की कीमतें भी बढ़ने से दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार ने इस पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जून के आखिर में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया था जिन्हें इस टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया था। सरकार के इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में जरूरत की तमाम वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब इस पर प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी और आई भी खूब तीखी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया और सरकार पर हमलावर होते हुए ट्वीट में कहा कि रुपया 80 के पार, यानी $1 बराबर 80 रुपया। गैस वाले मांगे 1,000, यानी गैस जब लेने जाओ तो 1,000। जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार। अनाज पर भी जीएसटी का भार। जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है, प्रधानमंत्री जी। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। अब वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो सरकार पर किस तरह निशाना साध रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज से यानी कल का ट्वीट है उनका, सोमवार को उन्होंने कहा कि दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। कमर तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया ये फैसला मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवा, जिनकी बात हमने अभी की कि दिल्ली, नोएडा, कलकत्ता, मुंबई में लोग रहकर जो काम करते हैं, युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त है तो हम आहत कर रहे हैं। ये वरुण गांधी ने ये ट्वीट किया है। बहुत तीखा ट्वीट है। उन्होंने वस्तु स्थिति को रख दिया और इस मसले पर आज संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका है। आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। महंगाई की बात करते हो सदन। ओम बिरला कह रहे हैं भाई पिछली बार आपको हमने महंगाई पर चर्चा करने के लिए वक्त दिया था, आपने चर्चा नहीं किया, और इस बार महंगाई पर चर्चा का भी वक्त नहीं दूंगा। गजब है, जबरा मारे और रोने भी ना दे, ये वाली स्थिति है कि भाई चर्चा भी मत करो कि कम से कम देश के जो 55-60 करोड़ जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, कम से कम वो अपने छाले चर्चा सुनकर ही फोड़ लें कि भाई कम से कम विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा, तो इसका भी मौका अब लोकसभा अध्यक्ष जी देने को तैयार नहीं। खैर, ये उनका विशेषाधिकार है। जब सदन में महंगाई और जीएसटी पर चर्चा की अनुमति नहीं मिली
तो कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पट्टियां लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। वो तस्वीरें देखिए। अब संसद का ये सत्र, जो मानसून सत्र चल रहा है, इसके शुरू होने से पहले आपको याद दिला दें कि बहुत सारे शब्दों को असंसदीय कह के ये वार्निंग दी गई थी कि उन शब्दों का प्रयोग संसद के अंदर ना किया जाए, वो असंसदीय हैं। और बाहर जो गांधी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी लोकसभा सचिवालय ने, लेकिन सांसदों ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अलावा और विपक्षी दलों के सांसद थे और उन्होंने जबरदस्त, जब उनको संसद में मौका नहीं मिला तो संसद के बाहर गांधी जी के चरणों में बैठकर, गांधी जी के साये में खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जन जन से बड़ा विषय है। बहुत सारे विषय आज दिन में थे, लुलू माल का विषय था, नुपुर शर्मा का विषय था, बहुत सारे जो आजकल चलते हैं उस तरह के बहुत सारे विषय थे, लेकिन हमने कहा कि जनता का विषय है। जीएसटी सीधे सीधे हमारी आपकी जेब का विषय है और हम सब, हमारे आप जैसे लोग भी निम्न मध्यम वर्ग और बहुत ज़्यादा मध्यम वर्ग से आते हैं, तो आज हमने इसी को केंद्र बिंदु में रखा है। हमारे साथ एक विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ गया है। ज्ञानेश मिश्रा उत्तर प्रदेश के बहुत पुराने व्यापारी नेता हैं और वर्षों से जीएसटी और तमाम जो समय समय पर जो भी व्यापारियों पर ज्यादतियाँ होती रहीं उनके खिलाफ आंदोलन करते रहें और बहुत पुराने नेता हैं, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं व्यापारियों के लिए। ज्ञानेश जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज के इस खास कार्यक्रम मंथन में। डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ी हैं, अर्थशास्त्री हैं। अनुपमा जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। संजय गुप्ता उत्तर प्रदेश के जाने माने व्यापारी नेता हैं। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, दिलीप हर्षवर्धन जी जीएसटी एक्सपर्ट हैं और धवन साहब, पीके धवन साहब पिछली बार हमारे साथ चर्चा में थे। बहुत फैक्ट वाली बातें धवन साहब करते हैं। धवन साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, सीए हैं। धवन साहब का भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। चूँकि सारे एक्सपर्ट हैं और ज्ञानेश जी अपनी विधा के एक्सपर्ट हैं, सबसे पहला सवाल ज्ञानेश जी के से ही करेंगे। ज्ञानेश जी, बहुत दिनों से जब जीएसटी का निर्माण हो रहा था उस वक्त से आप लोग आंदोलन करते थे। जब कोई नई चीज़, जब जीएसटी बना नहीं था, ये लागू होना तो छोड़ दी, जब इस कंसीव हो रहा था उस वक्त आप लोग, अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी आती थी कि जीएसटी में अब ये भी हो जाएगा तो आप लोग उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करते थे। अब क्या हो गया? क्या व्यापारी राजनीति एक तरीके से उत्तर प्रदेश से और देश से खत्म हो गई क्या? ये मेरा पहला सवाल है। और इससे पहले जो ये आटा, दाल, चावल, पेंसिल, नक्शा, इन सब चीज़ों में जीएसटी लगा दिया गया है, इस पर क्या असर पड़ेगा? व्यापार पर, कारोबार पर क्या असर पड़ेगा और व्यापारी इसे किस दृष्टि से देख रहा है? ज्ञानेश जी। दुर्गेन जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात, बातचीत हो रही है, बहुत बहुत आपका आभार। सबसे पहले तो आपने एक सवाल पूछा कि जीएसटी जब लागू नहीं हुआ था 1 जुलाई 2017 से पहले हम लोगों ने आंदोलन किया। ये सच है कि उसकी खामियों को लेकर हम लोग आंदोलनरत थे। कई खामियां दूर की गई और ये आपने अभी 300-350 कहा, अब तक लगभग 1000 के करीब संशोधन, अभी जो आखिरी 47वीं बैठक हुई, 47वीं, उस बैठक तक कई सैकड़े संशोधन हुए हैं। जीएसटी के रेट पे भी संशोधन हुआ है, रेट किसी किसी में बढ़ाए गए हैं, घटाए भी गए हैं। ये लगातार संशोधन की प्रक्रिया जीएसटी काउंसिल के थ्रू हुई है। लेकिन आपने जो कहा कि व्यापार मंडल या व्यापारी आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जब 28-29 जुलाई को, सबसे पहले तो 1 जुलाई 2017 की बात कर ले, उसके पहले वो बात की, उत्तर प्रदेश में और देश में हम सबको, आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि जब जीएसटी लागू हो रहा था तो कुछ संगठन उसका घंटा घड़ियाल बजाकर स्वागत कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कानपुर में
ट्रेन रोकी थी, भारत बंद जिस दिन था, ट्रेन रोकी थी, मेरे नेतृत्व में रोकी गई थी, पूरे देश में कहीं ट्रेन नहीं रोकी गई थी। तो ये लगातार जब भी कुछ ऐसी बात आई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात बताई गई थी कि 150 देशों में जीएसटी लागू है, हिंदुस्तान में लागू होगा, लागू होने का कहीं विरोध नहीं था, हम खामियों की बात कर रहे थे। आज जहां तक बात है कि ये जो खाद्य पदार्थों पर, खास करके अनाज, दाल, चावल, पनीर, दही, छाछ और इन आइटमों पर 5% जीएसटी 1 किलो से लेकर 25 किलो तक, जो कंज्यूमर पैकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें प्री पैक्ड, प्री लेवल किए हुए जो पैकेट होंगे उन पर जीएसटी 5% लगेगा। एक बात तो स्पष्ट कर दें, उसके ऊपर की पैकिंग 30 किलो, 50 किलो, 2 और पैकिंग चलती हैं बाजार में, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो और 25 किलो। उसके बाद 30 किलो, 50 किलो की 6 पैकिंग दाल में और चावल में चलती है। पहले की 4 पैकिंग में जीएसटी लग गया है और बाद की जो 2 पैकिंग है ऊपर की 30-50 किलो उस पर नहीं लगा है। लेकिन एक बात और है कि खुले अनाज पर 30 किलो की, 50 किलो की अगर पैकिंग हम बाजार में ले जाकर के उसको निकाल करके बेचेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये आज केंद्रीय वित्त मंत्री के 14 ट्वीट आए हैं, उनके माध्यम से उन्होंने बहुत बताने की कोशिश की है कि कहाँ पर टैक्स है, कहाँ पर नहीं है। और एक बात और है कि जिस बोरी पर कोई भी मार्का नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा, वो चाहे 1 किलो की हो, चाहे 50 किलो की हो, चाहे 100 किलो की हो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये भी उन्होंने आज स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, ये 4 पैकिंग खाद्य पदार्थों पर चलती है, इन पर जीएसटी लग चुका है। और 25 लीटर के जो पनीर और ये आइटम है, दही है, छाछ है, इन पर लगेगा। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो कंज्यूमर पैकिंग, छोटी पैकिंग है, इन पर 5% जीएसटी लगा है। हमने इसका विरोध किया। सबसे पहले कानपुर के जीएसटी कार्यालय में 29 तारीख को, जब ये 29 जून को जब जीएसटी काउंसिल का फैसला आया, उसके बाद 2 दिन बाद 3 तारीख को हम जीएसटी काउंसिल, जीएसटी का जो स्टेट का जो जीएसटी का कार्यालय है कानपुर में, लखनपुर में, हम 150 व्यापारियों के साथ गए। सबसे पहले विरोध में ज्ञापन दिया। अब ये बात दूसरी कि वहां कोई चैनल वाला नहीं पहुंचा था, कानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, प्रिंट मीडिया पहुंचा था। तो ये आप कह सकते हैं कि हम दिखाई नहीं दिए इस मामले में। दूसरा, उसके बाद संडे आया, कानपुर के सांसद सतदेव पचौरी जी के हम लोग गए, लगभग उस दिन भी 50 व्यापारी थे हमारे साथ, हमने उसके विरोध में ज्ञापन दिया। हमें शुरू से मालूम था, जब 29 तारीख को जीएसटी काउंसिल का नोट जारी हुआ है, उस दिन से हमें मालूम था कि 25 किलो की पैकिंग तक, जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कहा गया है, 25 किलो की पैकिंग तक उस पर 5% जीएसटी लग रहा है। तो हम लोगों ने उसी आधार पर लड़ाई लड़ी, उसी आधार की बात करी। लेकिन जब 13 जुलाई को एक ब्रॉड नोटिफिकेशन आया जीएसटी काउंसिल का, उसमें यह बताया गया, उसमें स्पष्ट नहीं था कि रिटेल पैक पर लगेगा या नहीं लगेगा। एक भ्रांतियां हुई कि शायद सब पर जीएसटी लग रहा है, सभी 30 किलो, 50 किलो सभी लग रहा है। फिर हम लोगों ने उस पर जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखा कि स्पष्टीकरण दिया जाए 17 तारीख को, रविवार को। लेकिन देर रात 17 तारीख को जीएसटी काउंसिल का भी स्पष्टीकरण आ गया कि 25 किलो की पैकिंग तक जीएसटी लागू है। हम अभी भी आपसे ये कह रहे हो, आपके माध्यम से जनता से, व्यापारियों से ये स्पष्ट कह रहे हैं कि हम कहीं रुक नहीं गए हैं। हमारा संगठन इसका विरोध करेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब पहले जब आप लोग संघर्ष करते थे तो सुनवाई हो जाती थी, अब चला सुनने की मादा अब कम बची है लोगों के पास, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं। संजय गुप्ता जी के पास आते हैं। संजय गुप्ता जी बीच बीच में काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, तो सरकार के खिलाफ भी बहुत सारा चीज़ें बोल देते हैं। हालांकि व्यापारी हैं तो व्यापारियों के हित में अगर सरकार के खिलाफ भी होगा तो बोलना पड़ेगा। संजय जी, व्यापार पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर वसर पड़ेगा कि बहुत बढ़िया चीज़ है? देखिए, अभी ज्ञानेश जी ने बहुत विस्तार से पूरी बात बताई, और सबसे पहले तो मैं आपके उस विषय को कहूं जिसमें आपने कहा कि व्यापार मंडल की धार कम हो गई है या व्यापारी आंदोलन कमजोर हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि व्यापारी आंदोलन ना कमजोर हुए हैं, ना व्यापार मंडल की धार कमजोर हुई है। इधर चूंकि जीएसटी लगने के बाद से कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, तो व्यापार मंडलों ने भी अपना पैटर्न चेंज किया है। आदर्श व्यापार मंडल समेत पूरे यूपी के विभिन्न व्यापारी संगठन
लगातार इस विषय पर दृष्टि रखे हुए हैं और हम लोग इस विषय को हल्के में नहीं ले रहे हैं। इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ हम लोग उठाने जा रहे हैं और विभिन्न संगठनों ने उठाया है और इस मुद्दे पर सारे व्यापार मंडल एक मत होकर के सरकार के खिलाफ इस फैसले को वापस लेने की बात कहेंगे। इसमें तमाम चीजें जो बात अभी कही ज्ञानेश जी ने, बिल्कुल सही सही बातें आई हैं कि 25 किलो तक का तो है, लेकिन 25 किलो के ऊपर जो कोई टैक्स नहीं है, लूज के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ऐसे में जो छोटे कंज्यूमर हैं, जो डेली परचेजिंग वाले हैं, निश्चित रूप से उनको इसका नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ जो व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत नहीं थे, उन व्यापारियों को अगर क्रेडिट लेना है तो उनको भी अब जीएसटी में पंजीकृत होना होगा। ये चीज है, जीएसटी भारत में अपनी मूल अवधारणा को खो चुकी है। 1157 संशोधन इसमें अब तक हो चुके हैं। ना जीएसटी काउंसिल चीज को समझ पा रही है, ना अधिकारी समझ पा रहे हैं, ना व्यापारियों को ठीक से समझ में आ रहा है। व्यापारी जीएसटी के मकर जाल में उलझ के रह गया है और मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर सरकार चाहती क्या है। तमाम ऐसी चीजें जो भी आपने खुद गिनवाई कि शार्पनर पर, पेंसिल पर, पेपर पर, इन सब चीजों पर, दही लस्सी छाछ जैसे चीजों पर टैक्स लगाने का औचित्य नहीं समझ में आ रहा। जबकि सरकार एक तरफ जनता को फ्री राशन बांटने का काम कर रही है, तो क्या सरकार चाहती है कि जो लोग कम मात्रा में सामान खरीदते हैं उनको अच्छी गुणवत्ता वाला या पैकेट बंद आइटम उनको ना मिले? ये बहुत ही चिंता का विषय है। संजय जी, ज्यादातर लोग तो जो लगाया गया है, जिन पैकिंग की ज्ञानेश जी ने आपने चर्चा की, ज्यादातर लोग वही लेते हैं। 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो तो जो रिटेलर खरीद कर ले जाते हैं वो बेचते हैं खोल करके। देश की 80% आबादी उन्हीं पैकेट को खरीदती है और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा ये है कि जो बड़ी कारपोरेट कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये नीति लेकर के आई है। ये उन्होंने जो जीएसटी 5% लगाया है, उन उत्पादों को बढ़ाने के लिए लगाया ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ज्यादा आगे बढ़ सके। सरकार को चाहिए कि भारत के व्यापारियों पर भरोसा करें। भारत का व्यापारी 1,67,000 करोड़ रुपया अभी राजस्व हम लोगों ने दिया है, तो जीएसटी बढ़ता जा रहा है, कलेक्शन जीएसटी। मान गए संजय जी, धार कमजोर नहीं हुई। जो आपके वादे व्यापारी उसे हैं, जो इरादे हैं, वो कम से कम इस बात को बता रहे हैं कि नहीं, धार नहीं कमजोर हुई। मैं मान गया कि धार अभी कमजोर नहीं हुई है। मैंने मान लिया कि धार कमजोर नहीं हुई, निश्चित तौर पर धार नहीं कमजोर हुई है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ है, जो कुछ दरें परिवर्तित हुई हैं जीएसटी की, कुछ नए चीज़ों पर जीएसटी लागू कर दिया गया है, वो राहत कम या राहत नहीं, आहत ज़्यादा कर रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
पहले कालांतर में हम देखते थे, वर्षों हमने बतौर रिपोर्टर व्यापारी राजनीति को वर्षों तक रिपोर्ट किया है, और हम तब देखा करते थे कि व्यापारी अगर सड़क पर निकल पड़ते थे तो एक तरीके से जलजला आ जाता था। व्यापारी नेता निकल पड़ते थे, व्यापारी निकल पड़ते थे, बहुत ज़बरदस्त भारतवर्ष में व्यापारी एकता थी, और वो नारे भी लगाते थे, व्यापारी एकता जिंदाबाद। ज्ञानेश जी कह रहे हैं, मान लेते हैं कि अभी आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ। संजय गुप्ता ने कहा कि भाई हमने चेतावनी दे दी है, हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छी बात है। देखिए, कहीं किसी भी व्यवस्था के खिलाफ अगर आंदोलन नहीं जीवित रहेगा तो फिर व्यवस्था मनमाने तरीके से चलने लगती है। डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा जीएसटी का नया फरमान आया है, या लागू हो गया, फरमान क्या अब तो लागू हो गया है, कल से लागू हो गया है, ये क्या बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी? क्या बहुत हम इतना आर्थिक संकट आ गया था कि एक शार्पनर में जो बच्चे, गरीबों के बच्चे एक शार्पनर से जो पढ़ते लिखते हैं, क्या उसमें भी लगाने की ज़रूरत पड़ गई? पेंसिल छीलने वाला, एटलस नक्शा मान लीजिए, इस तरह की जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत, जो एक गरीब आदमी के जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे सभी के बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो धनवान लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, अगर वो चाहेंगे तो कुछ भी खरीद लेंगे भाई। उनके लिए एक कटर, एक शार्पनर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आम आदमी को लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, जो बहुत गरीब आदमी है। और जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से, नोएडा, दिल्ली रहते हैं बच्चे, जाके नौकरी की तलाश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो तो डिब्बा बंद दही लेके और 4 रोटी खरीद के उसी में नमक डाल के खा लेते हैं और मामला ठीक कर देते हैं अपना, और संघर्ष करते हैं, कुछ बन निकलते हैं। तो ये क्या बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, और इसके बिना क्या काम नहीं चलने वाला था? डॉक्टर अनुपमा जी। डॉक्टर साहब, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पे कि हम चर्चा कर रहे हैं आज के दिन। मेरे ख्याल से जब हम इन सारे मुद्दों की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में कानून का एक शब्द आता है जिसको कहते हैं विस मेजर। एंड विस मेजर का अर्थ है भगवान का कृत्य। कई बार जो भी अर्थव्यवस्था है उसके लिए हम पूरे देश में केवल मनुष्य के कृत्यों को उत्तरदायी नहीं मान सकते। जैसे कि कोई भी प्राकृतिक विपदा आती है, अभी हमारे सामने कोरोना महामारी थी जिसका उदाहरण आपने अभी दिया था शुरुआत में। इससे जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सरकार उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक विपदा है। मतलब ये भगवान का कृत्य था जिसके लिए हमको कहीं ना कहीं ये फिर हमारे लिए जरूरी होता है कि हम आर्थिक मदद की अपेक्षा करते हैं, और वो आर्थिक मदद लाजमी है कि हम सरकार से ही मांगेंगे। इसी तरह से जब इस पूरे परिचर्चा का हम विषय कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम जीएसटी को अगर हम ये ना माने खाली कि एक महंगाई बढ़ाने का एक मुद्दा है, एक ये बार है जिसके जरिए हमें आय को बढ़ाना है, आय का एक इम्पोर्टेंट स्रोत है, इसलिए हमें आय के जैसे बढ़ाने के लिए हमको जीएसटी का उपयोग करना है। अगर हम इसको ना सोचें और ये जस्टिफिकेशन ना दें, तभी हम कह सकते हैं कि ऐसी वास्तविकता है ये जिससे कि मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, और हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात रही कि एक जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे अलग हटके हमको एक आर्थिक नीति के रूप में इसको सोचना होगा, एक अर्थशास्त्र को लेके चलना होगा। जैसे आपने कहा कि हम ये जो कटर की बात कर रहे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं, जो पेंसिल शार्पनर की बात कर रहे हैं, या जैसे अभी कुछ व्यापारी भाइयों ने बताया कि 25 किलो तक के उस पे जीएसटी जो है वो ज्यादा है और ऊपर वाले ब्रैकेट्स पे हमारा जो जीएसटी है वो कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ अर्थशास्त्र के मुद्दे हैं जिसपे कि मैं कहीं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। और चूंकि अर्थशास्त्र जो है उसको हम एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखते हैं, केवल विज्ञान भी नहीं है और केवल सामाजिक भी नहीं है, बल्कि इसमें हम कला और विज्ञान दोनों को देखते हैं।
तो हमें सामाजिक कल्याण को भी देखना होगा, जो कि हमारा कला के रूप में है, मतलब कि लोगों की जो हैप्पीनेस है, लोगों की जो खुशी है, वो किसी तरह से प्रभावित कम से कम हो। लेकिन साथ में हमें इसको साइंटिफिक जो फैक्ट्स है, वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, उनको भी हम नकार नहीं सकते। और हमको ये भी देखना है कि जो व्यय हो रहा है उसके हिसाब में हमारी आय है या नहीं है, और उनको हम किन स्रोतों से बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें इससे थोड़ा सा परे हटकर केवल सरकार को क्रिटिसाइज करना नहीं है, केवल सरकारी नीति को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन हाँ एक संतुलित रूप में हम कैसे इसको प्रभावी करें कि जिससे आम जनता का कल्याण न्यूनतम रूप से प्रभावित हो, और दूसरी तरफ जो आय के अन्य स्रोत हैं उनको भी जानने की कोशिश हम करें। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतर परिचर्चा का विषय हो सकता है। जहां तक बात रही भारत में जीएसटी के प्रारंभ की, तो ये आपने खुद ही बताया कि 2017 से शुरू हुआ, आज 5 साल हो गए उस बात को। लेकिन जीएसटी का जो विषय है ये बहुत पुराना है, और इसमें बहुत बार ये चीजें हुई कि हम इसको लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन अंत में ये लग गया। और 2017 से जीएसटी काउंसिल 47 जो बैठी, उसमें फिर ये जो आपके कंसेप्ट्स आए जिनसे ये समझ में आया कि हाँ इन पे लगेगा, इन पे नहीं लगेगा। तो अर्थशास्त्र में एक और विषय है जिसको हम कहते हैं रीगनॉमिक्स। रोनाल्ड रीगन ने एक अर्थशास्त्र की व्यवस्था को प्रोपोगेट किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसे लोगों पे टैक्स लगाएंगे तो शायद वो लोग उस ब्रैकेट से बाहर आने की कोशिश करेंगे, और ऐसी स्थिति में उससे निकलने का एक प्रेरणादायक स्रोत हो सकता है उन लोगों के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि हम अमेरिका के मॉडल को भारत में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो अलग जो सामाजिक और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, उनको बिना देखे हुए अगर हम सीधे सीधे अमेरिका का मॉडल यहाँ अप्लाई करेंगे तो जरूर प्रॉब्लम होगी, जो कि आप लोग सब बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, और जो हमारे राज्यों का विषय है, बहुत सारे राज्यों ने कंपेंसेशन की अपील की, बहुत सारे राज्यों ने ये चीजों को पहले से शायद जाना था कि नहीं ऐसा होने वाला है, और तब केंद्र सरकार ने उनको ये मुद्दा दिया कि नहीं हम आपको कंपेंसेशन देंगे, जिसके बारे में अभी फिर से ये आया कि नहीं कंपेंसेशन दे गया। लेकिन ये कंपेंसेशन किस आधार पे दिया जा रहा है और वो कंपेंसेशन कहाँ से लेके दिया जा रहा है, ये भी एक परिचर्चा का विषय हो सकता है। क्योंकि जब आप कंपेंसेशन की बात करते हो तो वो कंपेंसेशन को आप इतने करोड़ रुपए अगर कंपेंसेशन दे रहे हो तो वो आप कहाँ से दे रहे हो, किन लोगों से लेकर दे रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा परिचर्चा का विषय है। तो मेरे ख्याल से ये सारे मुद्दे हैं जो हमें एक जो हमारी राजनीतिक है उससे थोड़ा अलग हटके हमको इन मुद्दों पे। ठीक बात है अनुपमा जी, ठीक बात है। हम दिलीप जी के पास जाएंगे। दिलीप जी, अनुपमा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई रीगन साहब ने एक परिकल्पना दी थी कि थोड़ा जो बोझ सहने वाले लोग हैं उन पर डाल दो तो वो उससे निकलेंगे ब्रैकेट से और आर्थिक उत्थान होगा, एक सिद्धांत उन्होंने एक तरीके से प्रतिपादित किया। लेकिन अनुपमा जी ने इस बात को भी कह दिया कि भाई अमेरिका का मॉडल कॉपी मत करो। मेरा सवाल आपसे है कि भाई कोरोना कि महामारी से जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की तो गर्दन और कमर कुछ बचा ही नहीं, सारी हड्डी पसली एक हो गई, मतलब कुल मिला के कहा जाए हड्डी पसली चकनाचूर हैं। और उसी वर्ग को भाई देखिए 80 करोड़ तो सरकार ये मान चुकी है कि 80 करोड़ गरीब हैं, उनको राशन दे रही वो, लेकिन जो 80 में 5 करोड़ हमने मान लिए कि ऐसे लोग जो बहुत सक्षम हैं उनको किसी जीएसटी और वीएसटी और सीएसटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 55 करोड़ लोग ऐसे हैं अभी इस देश में जिनको ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं और उनका जो अर्थशास्त्र नष्ट हो जाता, तनख्वाह बढ़ी नहीं। अभी एक आंकड़ा आया कि अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक महीने में 1.3 करोड़ नौकरियां चली गई इस देश में, नौकरी है नहीं। हम आप सब जानते हैं व्यापार के क्या हाल हैं, दोनों व्यापारी नेता अभी आगे बताएंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि अभी दोनों व्यापारी नेताओं ने ये नहीं बताया कि व्यापार का असर क्या पड़ेगा। अभी थोड़ा सा इन लोगों ने जीएसटी पर ही प्रकाश डाला है, इनसे भी चर्चा करेंगे। तो दिलीप जी, इसको कैसे हम लोग देखें? अब हम ये नहीं कहेंगे आप कैसे देखते हैं, अब हम सब कैसे देखें, और ये है क्या बवाल कुल मिला के? ध्रुवेन जी, सबसे पहले तो आपने भी जीएसटी एक्सपर्ट कह के संबोधित किया था। मैं माफी के साथ कहूंगा कि मैं जीएसटी एक्सपर्ट नहीं हूं,
और दोबारा माफी के साथ कहूंगा कि कोई जीएसटी का एक्सपर्ट नहीं है। इवन जो सरकार जीएसटी बना रही है वो भी जीएसटी की एक्सपर्ट नहीं है। अगर वो एक्सपर्ट होती तो जीएसटी का ये हाल नहीं होता। दूसरा, जो अनुपमा जी बातें कह रही थी मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था और बड़े सम्मान के साथ ये बात कहूंगा कि अनुपमा जी, सरकार को इकोनॉमिक प्रिंसिपल के साथ से ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे काम करने की जरूरत होती है कि सरकार का खजाना भी भरे और समाज के ऊपर उसका बोझा भी न हो। ये सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल कहलाता है। और अभी आपने जी स्टार्टिंग में कहा था कि चाणक्य ने इकोनॉमिक्स को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। चाणक्य ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ट्रेजरी। और ट्रेजरी को भरने का जो सबसे बड़ा साधन होता है सरकार का, वो टैक्सेस होता है। जब भी आप कोई बजट उठा करके देखते हैं तो उसमें दो कॉलम्स होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब कि सरकार पैसे कहां कहां खर्चा करेगी, और सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब सरकार के पास पैसे कहां कहां से आएंगे। आप पिछले कई दशकों का, साल की नहीं कर रहा, पिछले दशकों का बजट उठा करके देख लिए, जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो वही है, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं वो हर साल बढ़ते चले जाते हैं। बल्कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। बजट पर बहस होगी तो मैं बताऊंगा, ये बजट का मामला नहीं है। अब जो जीएसटी में इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स होते चले जा रहे हैं, सरकार किस नजर से कर रही है मैं नहीं बता सकता आपको। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि 1 किलो की पैकिंग में बिक रहा है वो भी अनाज है, और 30 किलो की पैकिंग में बिक रहा है वो भी अनाज है। तो 1 किलो की पैकिंग पे टैक्स क्यों, और 30 किलो और 50 किलो की पैकिंग पे टैक्स क्यों नहीं? ये या तो आदरणीय सीतारमण जी बता पाएंगी, या जो सरकार के सलाहकार लोग मुझे लगता नहीं है दिलीप जी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो प्याज खाती नहीं, वो पनीर खाती नहीं, वो दही खाती नहीं, तो बड़ी दिक्कत है उनके साथ में। और बताऊं आपको, देखिए यहाँ तो सरकार सामान बेच रही है। मैं आपको कुछ और आगे लेके चलता हूँ। यहाँ तो सरकार अनाज बेचने पे टैक्स ले रही है, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, लेकिन मैं तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना कह के गंदा सा टैक्स कहता हूँ। गंदा सा टैक्स क्यों गंदा सा टैक्स? कि यहां तो सामान बेच के सरकार टैक्स ले रही है, व्यापारियों पर इसका फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, कंप्लायंस बर्डन जरूर पड़ेगा। उस कंप्लायंस में थोड़ा सा फाइनेंस भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन टैक्स का बर्डन व्यापारियों पर नहीं होता है, क्योंकि व्यापारी एक मीडिएटर की तरह काम करता है। कंज्यूमर से लेता है, सरकार को दे देता है। व्यापारी का काम सिर्फ इतना होता है। बट हाँ, कंप्लायंस का बर्डन और कंप्लायंस में डिफॉल्ट, ये दोनों व्यापारी के ऊपर फाइनेंस का बर्डन बढ़ाते हैं। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं देवेंद्र जी, जहां कोई सर्विस और कोई सामान इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सरकार उस पर भी जीएसटी लेती है। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, एलआईसी के केस में आपको सरकार कोई सर्विस नहीं देती है। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार को पैसा मिलेगा, तब भी सरकार का कोई सर्विस नहीं है। मैं नहीं मरा तो एलआईसी मुझे बोनस में पैसा वापस करती है, तब भी सरकार की कोई सर्विस नहीं है, लेकिन प्रीमियम पे 18% जीएसटी लिया जाता है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी कराता हूं, सर्विसेज मुझे हॉस्पिटल देता है, लेकिन सरकार मुझसे 18% जीएसटी ले लेती है। अब अगर मैंने इनकैशमेंट नहीं कराया साल भर, तो मेरी 1 लाख पे 18,000 की जीएसटी गई, पानी में गई, उसमें कोई रिम्बर्समेंट नहीं होता है। तो ये सरकार का सिर्फ, अभी आपने जो कहा ना कि 80 करोड़ लोगों को जो भोजन दिया जा रहा है, या सरकार के जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इतने ज्यादा खुल चुके हैं, तो उसका रियलाइजेशन कहां से होगा? सिर्फ एक ही तरीका है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, या जो एग्जिस्टिंग दायरा है टैक्स का, उसी के ऊपर बर्डन और बढ़ा दिया जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट भी करती थी, ये केंद्र सरकार भी कर रही है, और यही होता रहेगा। और इसमें सबसे ज्यादा बर्डन अगर किसी को पड़ता है तो वो है मिडिल क्लास आदमी, उसके लिए कभी कोई राहत नहीं। ठीक बात है दिलीप जी। धवन साहब को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई, वो अभी सुन ही रहे हैं, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही होंगी। धवन साहब, दिलीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो आपको केवल हम टैक्स एक्सपर्ट ही कह रहे हैं। अब जीएसटी वाला तो मसला ही खत्म, क्योंकि संजय गुप्ता ने बता दिया कि 1147 संशोधन हो गए हैं, तो आप कृपा करके एक्सपर्ट बनने के कोई, मुझे लगता कोई बनने को तैयार नहीं होगा। बड़ी गंभीर स्थिति है। अब जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, मारा यही जाता है। और जैसे अभी कहा कि व्यापारियों पर उतना बर्डन नहीं पड़ता, गणेश जी उंगली उठा रहे थे कि भाई ये कुछ कहना चाहते हैं, अभी आएंगे गणेश जी के पास। धवन साहब, ये बताइए कि ये वास्तव में मिडिल क्लास क्या कब तक ये पिसता रहेगा? क्या स्थिति है? क्या मतलब उसके लिए कुछ नहीं मामला बनता, या कोई इसका पॉलिटिकल रीजन है कि भाई मिडिल क्लास वोट डालने नहीं जाता, या क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि 1 जुलाई 2017 से जब से ये जीएसटी का
रिफॉर्म के रूप में जीएसटी का टैक्स लाया गया, तब से ये लगातार मंथन का विषय रहा है के बीच में, व्यापारियों के बीच में, सरकार के अधिकारियों के बीच में, कि कैसे हम इसमें टैक्स चोरी को रोकें। और आज जो जिस मुद्दे को आप कह रहे हैं, आप यकीन मानिए जो हम जिस जीएसटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उस जीएसटी स्ट्रक्चर में जो सामने दिख रहा है उसके बैक एंड पे एक बहुत बड़ा डेटा माइनिंग का काम होता है, डेटा की एनालिसिस का काम होता है, और किस ढंग से कहां पे टैक्स की चोरी के होल्स खुले हुए हैं उनको एनालाइज किया जाता है, और उन एनालिसिस के बेसिस पे जो आउटकम्स होते हैं, ये ना तो कोई पॉलिटिकल डिसीजन होता है और ना ही ये कोई एक टैक्स थोपने वाला डिसीजन है, बल्कि उसको जो जैसा मैं समझ पाया हूँ वो पिछले 5 साल के जीएसटी के प्रावधानों को मैं देख रहा हूँ, तो ये रैशनलाइजेशन का एक एस्पेक्ट है कि एक्चुअली जीएसटी में सबसे बड़ा जो एक कारण है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो कैसे हो रहा है और कहाँ पे वो क्रेडिट ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे टैक्स इवेजन्स के केसेस आ रहे हैं। सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो जीएसटी काउंसिल या जीएसटी के जो अधिकारी जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम इस डेटा माइनिंग के द्वारा ये निकालता है कि कहाँ पे टैक्स इवेजन हो रहे हैं और टैक्स इवेजन किस ढंग से हो रहे हैं। तो हर दूसरी तीसरी काउंसिल मीटिंग में हम देखते हैं कि इस तरह के कोई ना कोई बदलाव आते हैं, वो केवल डेटा माइनिंग के आधार पे पाए गए जो कॉजेज होते हैं उनके एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक प्राइस का इम्पैक्ट की बात है, डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन ये भी एक बात जरूरी है कि क्या हम जो टैक्स इवेजन के नाम पे जिस ढंग से सिस्टम चलते चले आ रहे थे शुरुआत जब से देश आजाद हुआ है, क्या हम उन सिस्टम्स को स्टेबलाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी इकोनॉमी, जीएसटी आया उससे पहले डिमोनेटाइजेशन गया है, ये 2 मेजर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों रिफॉर्म्स हमको अनरेगुलेटेड इकोनॉमी से रेगुलेटेड इकोनॉमी की तरफ ले जाने की बात करते हैं। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम रेगुलेटेड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमारे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम्स इतने इफेक्टिव होने चाहिए, इतने परफेक्ट होने चाहिए कि किसी का भी उसमें टैक्स इवेजन का स्कोप ना हो। आज जो ये बदलाव हुए हैं, नेचुरली इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, आम आदमी पे पड़ेंगे, हमारे पे पड़ेंगे, आप पे पड़ेंगे, सब पे पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि जो सिस्टम की अवहेलना करके जिस ढंग से इसमें टैक्स चोरी मान लिया धवन साहब, मान लिया इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कड़वी दवा पिलानी पड़ रही है, हम मान लिया, बिल्कुल सारी चीजें मान ली, लेकिन मुझे बात पूरी कर लेनी जी, प्लीज। देखिए, जहां तक ये टाइमिंग की बात है तो मेरा मानना यह है कि ये टाइमिंग इज नॉट द अप्रोप्रिएट। आज पिछले 6 महीने से जिस ढंग से लगातार महंगाई के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, पीछे कोरोना काल के बाद हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई थी, हम अपने आप को दोबारा खड़ा कर पाए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जिस ढंग से चूंकि ये महंगाई का सबसे बड़ा कारण इंटरनेशनल फैक्टर्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जिस ढंग से पूरे बाजार में, पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में जिस ढंग से लिक्विडिटी, सरप्लस लिक्विडिटी हो गई थी, वो सरप्लस लिक्विडिटी वाज चेजिंग एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाई द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग वाज राइजिंग लाइक एनीथिंग। तो वो प्राइस राइज को रोकने के लिए अभी आरबीआई ने जो करेक्टिव स्टेप्स लिए वो ठीक है, लेकिन आज अभी हम पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी कंट्रोल हो नहीं पाई है, हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाए। ऐसे समय पे मैं ये मानता हूं कि ये एडजस्टमेंट्स जरूरी थे, वारंटेड थे, लेकिन शायद टाइमिंग वाज नॉट करेक्ट। ठीक बात। ज्ञानेश जी, धवन साहब इशारा कर रहे हैं कि भाई ये जो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी हो रही थी, इसलिए इस तरीके के स्टेप उठाए जाते हैं, जो मैं मोटे तौर पर समझ पा रहा हूं मैं, बाकी मुझे बहुत ज्ञान नहीं है,
मैं तो आप लोगों की संगत हमने वर्षों तक की है, तो वही थोड़ा बहुत सीखा है। धवन साहब जैसे एक्सपर्ट मिल जाते रहे, उनसे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो कुल मिलाकर धवन साहब इशारा कर रहे हैं कि भाई सिस्टम जो आज़ादी के बाद से था वो भयानक टैक्स चोरी वाला था, कड़वी दवा पिलानी पड़ेगी और उसी से हम 5 ट्रिलियन की तरफ जाएंगे। नौकरी छीन लो, खाने को मत दो, प्राण ले लो, लेकिन 5 ट्रिलियन के लिए मध्यम वर्ग का गला दबा दो। व्यापारी कटघरे में है ज्ञानेश जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो पिछले कई सालों की बात धवन जी ने कही, टैक्स चोरी एक अलग मुद्दा है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी देश में आया, तब उस समय के तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने स्पष्ट कहा था कि 150 देशों में जहां जीएसटी लागू हो चुका था वहां पर खाने पीने की चीजों पर टैक्स नहीं है। और दूसरी बात, एक हम गल्ले के व्यापारी 3 चीजों का व्यापार करते हैं। हमारी आड़त है गल्ला मंडी में, आपको मालूम है, गल्ला, दलहन, तिलहन, इसको अनाज, पल्स और ऑयल सीड बोलते हैं। ऑयल सीड पर, तिलहन पर टैक्स 5% जीएसटी इस समय लगा दिया गया। 2 चीजों पर जीएसटी को कर मुक्त रखा गया, गल्ला और दलहन पर। तो सबसे खास बात, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको। ज्ञानेश जी कंप्लीट करिए आप। उसमें एक खास बात ये रही कि गल्ला, दलहन यानी कि गल्ले से बनी वस्तुएं और दलहन यानी कि उससे बनी दालें, इन पर इनको करमुक्त रखा गया था। अब इसमें चोरी कहां से हो रही थी? जब ये करमुक्त थे, इस पे केवल ब्रांडेड आइटम, आपको स्पष्ट कर दें, जो ब्रांडेड थे, जैसे कि चावल में लाल किला है, दावत है, इसी तरह से दाल में पतंजलि है, कई ऐसे, टाटा है, कई दाल बनाती है कंपनियां, उन पर ब्रांडेड पर जीएसटी था, नॉन ब्रांडेड पर जीएसटी नहीं था। और बहुत सारी कंपनियों ने अपने ब्रांडेड के साथ साथ नॉन ब्रांडेड भी ये प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दिया था। इसमें ब्रांडेड कंपनियों का कुछ रोल रहा है। उन्होंने शिकायत करी जीएसटी काउंसिल में, ये कहा जा रहा है, ये आशंका है कि नॉन ब्रांडेड आइटम पर भी जीएसटी लगाया जाए। तो ये शब्द लाया गया लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उसके तहत 25 किलो की पैकिंग तक 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो की पैकिंग पर जीएसटी लग गया। स्पष्ट ये हम कहना चाहते हैं कि जब जो चीज करमुक्त थी उस पर टैक्स चोरी कैसे हो सकती है? जीरो टैक्स था, जीरो टैक्स पर कहाँ चोरी हो पाएगी? दूसरी बात आपको बता दें, गल्ले व्यापारियों पर, ये खास करके गल्ला व्यापारी, मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो दाल, चावल, आटा ये सब बेचते हैं, उन पर दोहरी मार पड़ी है पिछले 1 साल, बल्कि 7-8 महीने में। आपको याद होगा, आप सब जानते हैं कि 5 जून 2020 को देश में कृषि कानून आए, उसकी वजह से हमें सबसे बड़ा फायदा मिला था। पहला कानून स्पष्ट कहता था कि मंडियों के बाहर मंडी समिति, मंडी एक्ट, मंडी कानून, मंडी शुल्क समाप्त, उससे जो मंडियों के बाहर व्यापार कर रहे थे दाल चावल का, उनको मंडी समिति और मंडी शुल्क से राहत मिल गई थी, बिल्कुल शून्य हो गया था, खत्म हो गया था। और जब 1 दिसंबर 2021 को जब पार्लियामेंट में फिर से ये कृषि कानून वापस करने का दोनों सदनों ने पास किया, तो 10 दिसंबर 2021 से उत्तर प्रदेश में फिर से मंडी शुल्क लागू हो गया। मंडी शुल्क की मार 10 दिसंबर 2021 से यही व्यापारी जिन पर कल जीएसटी लगा है, वो एक मंडी शुल्क की मार झेल रहे थे, 1.5% मंडी शुल्क लग गया। मंडी लाइसेंस की प्रक्रिया फिर से करनी पड़ी, ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई, उसको हमें झेलना पड़ रहा है। और कल से 5% जीएसटी 1 किलो से 25 किलो की पैकिंग जो देश का अधिकतर कंज्यूमर लेता है उस पर लागू हो गया। अब 2 चीजों हमें कागज देखना पड़ेगा, पहले मंडी समिति की व्यवस्था देख रहे थे, अब जीएसटी की। जिन लोगों ने लाइसेंस मंडी समिति का रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया था उनको फिर से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तीसरा, कई और अन्य विभाग गल्ले पर, खाद्य पदार्थ के व्यापारियों पर है। फूड डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन है, उसका कानून अलग है। वो अपना लाइसेंस अलग बनवाते हैं। 2000 रुपया, 12 लाख रुपए के ऊपर वार्षिक फीस देनी पड़ती है, उससे नीचे 100 रुपया। अगर मैन्युफैक्चरर है तो लाइसेंस फीस और बढ़ जाती है, ठीक बात उसमें कई फॉर्म अलग देने पड़ते हैं। तो खास करके खाद्य पदार्थ के व्यापारियों पर, गल्ला व्यापारियों पर कई मार पड़ रही है। हमारा आपके माध्यम से, और संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हम सब मिलकर इस आंदोलन को, व्यापार मंडल की धार को कहीं से भी कमजोर नहीं होने देंगे। गणेश जी, हमारी बात को दिल से मत लीजिए।
अब जो सही अब आप सही बातें कर रहे हैं, अब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अभी पहले राउंड में तो आप बिल्कुल ऊपर ऊपर निकल गए थे, अब आए हैं कि भाई मूल समस्या क्या है। अब रामदेव से लेके श्यामदेव तक अब मामला आ गया है कुल मिला के। संजय गुप्ता के पास चलेंगे। संजय जी, ज्ञानेश जी ने बहुत सारी परतें खोल दी और एक मिल के आज इस के न्यूज के इस मंथन कार्यक्रम में वो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर इस तरह की व्यवस्था का मुकाबला करेंगे। व्यापारी मरा जा रहा है, खास तौर पर गल्ले का व्यापारी। और उन्होंने कहा कि भाई जो पैकेट वाली दालें बेचते थे, बड़े बड़े ब्रांडेड, एक नाम भी ब्रांड का लिया इन्होंने, पतंजलि का। तो अब पूरा खेल समझ में आ गया होगा संजय जी आपको कि कैसे गल्ला वालों की जो दाल चावल दाल आटा बेचने वालों की नींद कैसे हराम हुई है। अब ठीक है भाई, जो उपभोक्ता को कर देना है उपभोक्ता दे देगा, लेकिन बवाल तो व्यापारी का भी बढ़ गया ना। अब 5 लाइसेंस के नाम बता दिया ज्ञानेश जी ने, छठा हो सकता है कि और कोई आ रहा हो। तो संजय जी, ये इससे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, बिक्री पर क्या असर पड़ेगा? मैंने आपको पहले भी जब बोला था तो उसमें मैंने कहा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है जी। और अभी योगेश जी ने भी, ज्ञानेश जी ने जो बात कही उससे भी एकदम स्पष्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जीएसटी काउंसिल पर और वित्त मंत्री जी पर यह दबाव बनाया कि नॉन ब्रांडेड आइटमों पर भी टैक्स लगा दिया जाए ताकि जो है उनको माल बेचने में आसानी हो जाए और जनता को चीजें महंगी मिले। मुझे ये नहीं समझ में आता कि नरेंद्र सरकार क्यों उन वस्तुओं पर भी टैक्स लगाना चाहती है जो सीधे सीधे जनता के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। अब बात आ रही है कि व्यापारियों की क्या समस्या है। देखिए, एक हमारा रणनीति का ये भी एक हिस्सा है कि अभी तक क्या होता, जब भी टैक्स बढ़ता था तो व्यापार मंडल उसका विरोध करता था, तो जनता को भी लगता था कि ये व्यापारी जो है अपने हितों के लिए कर रहे हैं। हम लोग अब की ये भी चाह रहे हैं कि जनता को लगे कि व्यापार मंडल या व्यापारी समाज जो लड़ता है वो जनता के लिए लड़ता है, क्योंकि हकीकत में टैक्स जो देना होता है वो जनता को ही देना होता है। हम जनता की आवाज बन के जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए टैक्स को कम कराने की बात करते हैं। हम तो सरकार को और जनता के बीच का एक माध्यम है, पुल है, जो जनता से राजस्व लेकर के निःशुल्क अपने खर्चे पर जनता से राजस्व लेकर के सरकार के खजाने में जमा करते हैं। हमारी समस्या क्या है कि जीएसटी की पालना बहुत अधिक मुश्किल हो रही है। जैसे कि भी ज्ञानेश जी ने बताया, फूड का लाइसेंस अलग लेना है, मंडी का लाइसेंस अलग लेना है। अब तीसरा, जो व्यापारी अभी देखिए 0% टैक्स था, अब जो खाद्य के व्यापारी हैं उनको जीएसटी का भी लाइसेंस, जीएसटी में पंजीयन करना पड़ेगा अगर उन्हें इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है तो, और इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना ही पड़ेगा। व्यापार करें तो हमको टैक्स लेना पड़ेगा, तो जीएसटी में भी हमको पंजीयन करना पड़ेगा। जीएसटी की स्थिति ये है कि लगातार उसके कहीं पोर्टल में खराबी रहती है, कहीं पेनाल्टीज का चक्कर हम लोग के साथ रहता है, और अधिकारी अभी भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जिस समय जीएसटी लागू हुई थी उस समय कहा गया था कि सर्वे छापे नहीं होंगे, लेकिन फिर से एसआईटी शुरू हो गई है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। जीएसटी का ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी मामला होता तो सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता है। जीएसटी का ट्रिब्यूनल के गठन न होने की वजह से मूलभूत मुद्दे हैं संजय जी, ये बहुत मूलभूत मुद्दे आप बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुख्य धारा के मीडिया में ये मुद्दे आते नहीं कभी, लेकिन हाँ, मुख्य धारा का मीडिया केवल हिंदू मुस्लिम धर्म, नूपुर शर्मा और बस इन्हीं मुद्दों पे रहता है कुल मिलाकर। आज जितने भी पैनलिस्ट हैं सबने बहुत अच्छी बात कही है, और हकीकत ये कि ऐसी डिबेट से ही समाज के सामने सही विषय जाता है। तो व्यापारी की जो समस्या है, व्यापारी एक तो सरकार को टैक्स भी देता है और कहीं ना कहीं सरकार के कोपभाजन का, सरकार के अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार भी व्यापारी ही होता है। व्यापारी अपनी पूंजी लगा करके बहुत छोटा सा लाभ लेकर के काम कर रहा है, लेकिन सरकार उस पर लगातार। संजय जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको, बहुत एक चीज कहना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ ज्ञानेश, मैं आ रहा हूँ, बस एक छोटे छोटे सवाल ले लूँ क्योंकि बहुत वक्त बहुत कम बचा है। अनुपमा जी के पास जाएंगे। डॉक्टर अनुपमा, कुल मिलाकर क्या कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि व्यापारियों ने बता दिया कि भाई इससे अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात एक निकल कर आई, व्यापारियों ने परतें खोल दी। दो बड़े व्यापारी नेता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पतंजलि और फलाडिका ये देश में बहुत बड़े ब्रांड हो गए, तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में ये कर दिया गया। तो क्या भारत का व्यापार कारोबार जो छोटे व्यापारियों में मर नहीं जाएंगे? जबकि मुझे अच्छी तरह याद है भारतीय जनता पार्टी खुदरा व्यापारियों की लड़ाई वर्षों लड़ती रही, वर्षों, जब विपक्ष में रही है, लेकिन अब बदल गई है, ऐसा लग रहा है।
मेरे ख्याल से जैसे कि हम सभी ने इस मुद्दे पर बात की कि जीएसटी से ज्यादा जो मुद्दा है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक कल्याण का है, और जब वो प्रभावित होता है तभी हम लड़ते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोई भी अलग मुद्दे हो जिसपे कि जो भी सरकार टैक्स लगाती है, उसमें जब भी हम बात करते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव या मेन मुद्दा है वो यही है कि लोगों का जो आर्थिक और सामाजिक कल्याण है वो प्रभावित ना हो। और जब वो प्रभावित होने लगता है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो उपभोक्ता वर्ग हो, चाहे वो कोई भी और कर्मचारी हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर ही क्षेत्र में हमको ये देखना है मेनली कि सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे प्रभावित हो रहा है और उसको हमें कैसे बढ़ाना है, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था। ठीक बात अनुपमा जी, ठीक बात। बहुत कम समय बचा अनुपमा जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ। दिलीप जी, अनुपमा जी ने कहा कि भाई सोशियो इकोनॉमिक चीजें हैं जो उसमें कहीं प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, जो वर्तमान व्यवस्था वो प्रभावित कर रही है सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को? दिलीप जी। सबसे पहली बात है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई वर्गीकरण नहीं है कि लोअर कास्ट, अपर कास्ट या मिडिल क्लास। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी ये कहती है कि हर वर्ग का कल्याण होना चाहिए, किसी वर्ग को फायदा तो मिले लेकिन दूसरे वर्ग का नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अपर क्लास को फायदा है, लोअर क्लास को फायदा है, लेकिन मिडिल क्लास को सिवाय नुकसान के दूसरा कुछ चीज नहीं है। दूसरा, अभी पवन जी ने एक बात कही थी कि टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ये रिफॉर्म किए जा रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, पवन जी मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बाद में थपड़िया लेंगे, उनको हक है पूरा, लेकिन टैक्स की चोरी रोकने के लिए टैक्स रेट नहीं बढ़ाए जाते हैं। टैक्स की चोरी रोकने के लिए कानून में कड़ाई कर लीजिए, प्रोसीजरल इम्प्लीकेशन कर दीजिए। ठीक बात है। लेकिन टैक्स बढ़ा दिलीप जी, धवन साहब कुछ कहना चाहते हैं, बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। धवन जी प्लीज। नहीं, ये टैक्स चोरी के साथ साथ करों का रैशनलाइजेशन है कि जो उत्पादक है, जो व्यापारी, उसको जो इनपुट जो है 18% के रेट से आ रहा है और उसका आउटपुट अगर 12% या 5% के रेट से जा रहा है तो वो अपने इनपुट को कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा पूरा। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर्स का रैशनलाइजेशन हम कहेंगे, और उसमें घटता भी है और बढ़ता भी है। ठीक बात है। ज्ञानेश जी, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी 30 सेकंड में। देखिए, इसमें स्पष्ट आपको कर दें कि पहले तो हम आपको बता दें कि उस पर गल्ला दलहन जिस चीजों पर 5% जीएसटी लगाया गया है उस पर 0 टैक्स था। आज भी रॉ मटेरियल पर जो गल्ला मंडी में आती है आज भी 0 टैक्स है, क्योंकि वो सादी बोरे में आती है। दूसरी बात आपको बता दें कि व्यापार मंडलों का ये जो लगातार हम अपनी आवाज उठा रहे थे उसका दबाव है कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने 14 ट्वीट किए इसी संबंध में। तीसरा सबसे बड़ी बात बता दें आपको, जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता करती है। सारे प्रदेश के सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री उसमें सदस्य होते हैं। जब वित्त मंत्री सारे सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का, चाहे वो राजस्थान का वित्त मंत्री हो या पंजाब का हो, वो सब सदस्य होते हैं, वो सब वहां सहमत थे। और आज पार्लियामेंट में कल आज वहां विरोध हो रहा है। ठीक बात है। जीएसटी काउंसिल में जब बैठक में ये लोग विरोध नहीं कर रहे थे, आज पार्लियामेंट में क्या विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक बात है, बड़ा सवाल उठाया है। और इसी के साथ मंथन का आज का ये हम अंक खत्म करेंगे। सभी का बहुत शुक्रिया। अनुपमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका बहुत शुक्रिया, धवन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ज्ञानेश जी और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर व्यापारियों ने कहा कि भाई उनके ऊपर तमाम तरीके की समस्याएं, तमाम तरीके की आफत आ गई है, राहत नहीं है, आफत है। आम आदमी के ऊपर भी जीएसटी का जो प्रबंधन है ये अंडरलाइन है, क्योंकि प्रबंधन तो नहीं है। 1147 2017 से अभी 6 साल पूरे नहीं हुए हैं और 1147 संशोधन हो गए। मुझे लगता है ये इतिहास होगा दुनिया में, किसी भी सिस्टम में इतने संशोधन का ये इतिहास होगा। व्यापारी इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठा रहे हैं और उस मंथन में जो इसका जो रस निकला मंथन का वो यही है कि विपक्ष आज संसद में बड़े हंगामा मचाता रहा, महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर चर्चा चाहता रहा, लेकिन जो गैर विपक्षी सरकारें हैं देश की, उनके वित्त मंत्रियों ने जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसमें विरोध नहीं किया। चाहे शराब का मसला हो, चाहे पेट्रोल का मसला हो, जब इसको जीएसटी में लाने की बात होती है तो ये विपक्ष के जो वित्त मंत्री हैं, विपक्ष की सरकारों के, राज्य सरकारों के मंत्री हैं, तब इनको सांप सूंघ जाता है।
फिर किस मुंह से विपक्ष बात करता है। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले एक व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता, उनके माता पिता ने जब बाबा धाम जाने की इच्छा जताई, बाबा धाम भगवान भोलेनाथ जो का धाम है और ज्योतिर्लिंग है, वो जताई, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बेटा और बहू श्रवण कुमार बन गए। बेटा और बहू ने एक बहंगी तैयार की और श्रवण कुमार की तरह वो बहंगी कांधे पर रखकर कांवड़ के लेकर बाबा धाम की 105 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी अपने बुजुर्ग माता पिता को। आज के दौर में जब लोग अपने माता पिता को सेवा नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, बल्कि मंदिरों के बाहर लावारिस छोड़कर चले जाते हैं। यकीन कीजिए, मैं कोई ये कपोल कल्पित बात नहीं कह रहा हूं। पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया कि आप मंदिरों के बाहर जो देखते हैं, ये बहुत अच्छे घरों के लोग हैं जो दर्शन कराने के बहाने उनके बेटे, उनकी बहुएं लेकर आते हैं और चुपचाप उतार कर चले जाते हैं। एक वो लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो 105 किलोमीटर की यात्रा अपने कंधों पर अपने वृद्ध माता पिता को ले जाकर बाबा धाम के दर्शन कराने पहुंचे। ये तस्वीर बड़ी भावुक है, लेकिन बहुत संकेत और संदेश उन जो बेटा और बहुओं को देती है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, जो बुजुर्गों को तिरस्कार करते हैं और कहीं छोड़कर चले जाते हैं। इनसे सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राम